तो स्टूडेंट्स, आज हमें ये वाला एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है। K2Cr2O7 का ये एक्सपेरिमेंट है। ये भी जो कल हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था तो K2Cr2O7 वर्सेस फेरस सल्फेट था, जिसमें हमने फेरस सल्फेट के लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। आज जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम, वो K2Cr2O7 वर्सेस मोहर सॉल्ट है। हमने मोहर सॉल्ट के लिए x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो प्रोसीजर सेम रहेगा, बस हमने यहाँ पे फेरस सल्फेट की जगह मोहर सॉल्ट ले लिया। तो मोहर सॉल्ट जो हमने बनाया उसकी स्ट्रेंथ क्या रखी है, 19.5 ग्राम पर लीटर। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.NH4 होल्डवाइज SO4.XH2O। क्योंकि हम वैसे तो हमें पता है मोहर सॉल्ट में थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है, x की 6 होती है, लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि हम मोहर सॉल्ट की वैल्यू हमें मींस मोहर सॉल्ट में x की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है थ्रू दिस होल एक्सपेरिमेंट। इसमें जो आपको गिवन K2Cr2O7 सॉल्यूशन दिया है दैट इज ऑफ n/20। ठीक है, लास्ट जो एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था उसमें भी K2Cr2O7 की नॉर्मेलिटी क्या थी, n/20। तो देखो अगेन इन्होंने फर्स्ट टाइट्रेशन इन्होंने ना 2 स्टेप्स में किया है। जो ये एक्सपेरिमेंट 2 स्टेप्स में परफॉर्म किया है। पहले उन्होंने K2Cr2O7 की एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी फाइंड आउट की है FeSO4 सॉल्यूशन के थ्रू। फिर K2Cr2O7 हमने बनाया तो 0.05 नॉर्मल का है, बट क्या पता वो उतने नॉर्मल का बना भी है या नहीं। तो वो उसकी क्या हुआ, मैम साउंड क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही, एक सेकंड वेट करो ना। अब क्लियर है साउंड? यस मैम। ठीक है, तो फिर से रिपीट करूं। यस तो हमने जो एक्सपेरिमेंट 2 किया था कल, जो हमने डिस्कस किया था वो K2Cr2O7 और FeSO4 वाला था। लेकिन आज जो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बिटवीन K2Cr2O7 एंड मोहर सॉल्ट। जो हमने मोहर सॉल्ट लिया है उसकी हमने स्ट्रेंथ कितनी रखी है, 19.5 ग्राम पर लीटर। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.NH4 होल्डवाइज SO4.XH2O। अब अपने को पता है कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ x होती है मोहर सॉल्ट के लिए वो कितनी होती है, 6 होती है। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ x फॉर मोहर सॉल्ट इज 6, लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि हमें मोहर सॉल्ट के लिए x की वैल्यू नहीं पता, जो हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम इसमें K2Cr2O7 कितने नॉर्मेलिटी का बना रहे हैं, n/20 नॉर्मेलिटी का बना रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी नॉर्मेलिटी फिक्स होती है, लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसकी नॉर्मेलिटी फिक्स नहीं होती है। तो K2Cr2O7 जो है वो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है।
मींस जिसकी नॉर्मेलिटी चेंज भी हो सकती है। जैसे अगर हमें उसको 0.05 नॉर्मल का बनाया है तो जरूरी नहीं कि वो 0.05 नॉर्मल का ही रहेगा थ्रू आउट। एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ये नॉर्मेलिटी K2Cr2O7 की चेंज भी हो सकती है। तो अब उसकी एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी कितनी है वो फाइंड आउट करने के लिए हम उसको टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी चेंज नहीं होती, दैट इज N/20 FeSO4 सॉल्यूशन के साथ हम K2Cr2O7 को टाइट्रेट करते हैं। लेकिन हम ये वाला जो स्टेप है K2Cr2O7 की एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने वाला स्टेप, ये हम लैब में प्रोसीजर में नहीं कराते, तो हम इसको लैब मैनुअल में भी नहीं लिख पाते, हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ रिक्वायरमेंट्स में ये नहीं लिखना, दैट इज N/20, ये N/20 FeSO4 सॉल्यूशन ये आपको नहीं लिखना। Now what is the theory? That is correct normality। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि correct normality of K2Cr2O7 is determined by titrating it against standard N/20 FeSO4 solution। बट ये वाला स्टेप हम अपने जब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट तो हम ये नहीं करते, हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो K2Cr2O7 का सॉल्यूशन बनाया वो हमने एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी का ही बना होगा, तो हम उसकी एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी ही लेके चलते हैं, दैट इज 0.05 नॉर्मल। हम ये यही नॉर्मेलिटी यूज कर लेते हैं फिर एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं मोहर सॉल्ट की नॉर्मेलिटी एंड इट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट K2Cr2O7। तो मोहर सॉल्ट की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम उसको K2Cr2O7 के साथ टाइट्रेट करते हैं, वहां से मोहर सॉल्ट की नॉर्मेलिटी आ जाती है। ठीक है, और नॉर्मेलिटी से क्या आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। फिर हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो हर एक्सपेरिमेंट में हमने x की वैल्यू निकालने के लिए लगाया है, अप्लाई किया है, दैट इज यहाँ पे तुम वो फॉर्मूला भी लिख सकते हो थ्योरी में, बिकॉज दैट फॉर्मूला फॉर्म्स द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, which was molecular weight of hydrated mohr salt divided by molecular weight of anhydrated mohr salt is equal to strength of hydrated mohr salt divided by strength of anhydrated mohr salt. Now डबल टाइट्रेशन हम नहीं कर रहे इसमें, ठीक है। तो जो मोहर सोल्ट होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, तो अब इसमें आपको जो इक्वेशन लिखनी है उसमें आपको अगेन, अगर हम ये फेरस सल्फेट वाले टाइट्रेशन परफॉर्म नहीं कर रहे तो हम ये नहीं लिखेंगे, यहां से यहां तक हम ये अपने लैब मैनुअल में नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्ट कहां से शुरू करेंगे, K2Cr2O7 वर्सेस मोहर सॉल्ट वाली रिडॉक्स रिएक्शन से। इसमें देखो यहाँ पे K2Cr2O7 है, H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4 वाटर प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, देखो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि K2Cr2O7 जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में किसकी तरह बिहेव करता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे जो करंट एक्सपेरिमेंट है उसमें K2Cr2O7 किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, मोहर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, तो K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है, जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाई हुई है। क्रोमिक सल्फेट विच इज ग्रीन कलर का होता है जो, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। तो जहाँ पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो वहां पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन बाय 3 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 2 क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। रेस्ट हम मोहर सॉल्ट के वहां से देखेंगे।
देखो K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है। अब मोहर सोल्ट वाली रिएक्शन देखो, मोहर सोल्ट वाली रिएक्शन में हमने क्या दिखाया है, 2FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस डॉट SO4 डॉट XH2O प्लस H2SO4 प्लस O चेंज इनटू फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2 है। यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3 है। फिर अमोनियम सल्फेट बनेगा और ये जो XH2O है ये भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x प्लस 1H2O। जब हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 1H2O आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम इस पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि 3 नेसेंट ऑक्सीजन से 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेट रिएक्शन क्या बनेगी, K2Cr2O7 और यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस डॉट SO4 डॉट XH2O। देखो यहाँ पे O2O लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप ठीक कर लेना, जिनके पास भी यूनिक की लैब मैनुअल है अभी ठीक कर लो, साथ के साथ फिर रह जाएगा, यहाँ पे H2O कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4H2SO4 है और यहाँ पे 3H2SO4 है, तो 4H2SO4 प्लस 3H2SO4 यहाँ पे क्या बनेगा, 7H2SO4। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस, यहाँ पे 4 वाटर है, यहाँ पे 4 वाटर है, यहाँ पे 3 इंटू ये 2x प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 6s प्लस 4 आना चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ पे 6s प्लस 4 कर लो आप अपने लैब मैनुअल में नेट रिएक्शन में, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और यहाँ पे 6s प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल 7 आएगा यहाँ पे। ये नंबर जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6s प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे बनेगा 6s प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। जब हम इस रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जब इसको हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के पॉजिटिव से 2 के पॉजिटिव तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं आयनिक रिएक्शन में। ये जो है डाइक्रोमेट आयन, इस पे पूरे डाइक्रोमेट आयन पे चार्ज कितना होता है, 2-, यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव, इस पे चार्ज कितना होता है, 2-। और यहाँ पे एक सिर्फ हम ये वाली रिएक्शन लिख रहे हैं, क्रोमियम और हाइड्रोजन वाली रिएक्शन लिख रहे हैं जहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, आयरन वाली रिएक्शन हम अलग से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चेंज इनटू 2Cr3 प्लस, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2Cr3 प्लस। ठीक है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 प्लस। सल्फेट से सल्फेट कैंसिल ही हो जाएंगे सारे, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में है, ये सारे सल्फेट इधर से और रिएक्टेंट साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो उसको हमने ले लिखा, उसके चार्जेस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। प्लस मैम 6x प्लस 7 कैसे आया? देखो, जब इन रिएक्शंस को हम ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल है,
ठीक है। और यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल हो गए इंटू 3 करके 6s+3। यहाँ पे 6s+3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे 6s+7। लेकिन यहाँ पे इसने 6s+1 लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप अपने लैब मैनुअल्स में करेक्ट कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास 2Cr3+7 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाली रिएक्शन एक बार छोड़ दो, ये मैं चेक करके बता दूंगी कि कैसे लिखनी है। सो नेक्स्ट हमने प्रोसीजर डिस्कस करना है। प्रोसीजर में हमने सेम करना है, हमने ये फर्स्ट वाले टाइट्रेशन नहीं करने क्योंकि हम ये लैब में स्टैंडर्डाइजेशन वाला स्टेप नहीं करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम स्टैंडर्डाइजेशन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया ना कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट की एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम उसको किसके साथ टाइट्रेट करते हैं, FeSO4 के साथ, ताकि हम K2Cr2O7 की एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकें। प्रोसीजर सेम ही होता है, जैसे हम K2Cr2O7 के साथ बाकी सॉल्ट के सॉल्यूशन के टाइट्रेशन करते हैं, वैसे ही इसकी करते हैं परफॉर्म। इसमें हम K2Cr2O7 का N/20 नॉर्मल का सॉल्यूशन बना लेते हैं 250 ml। प्रोसीजर इस सेम है जैसे कि हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था। फिर उस सॉल्यूशन को हम टाइट्रेट कर लेते हैं अगेंस्ट मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। फिल द वॉश्ड एंड rinsed burette with dichromate solution. Now we put out 20 ml Mohr salt solution into the titration flask. Add 8 to 10 drops of indicators plus 100 ml of 5 normal H2SO4. देखो हमने उसमें लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में हमने कितना डाला था, 2 नॉर्मल H2SO4 बनाया था। तो यहाँ पे हम कितने नॉर्मल H2SO4 बना रहे हैं, 5 नॉर्मल। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें कितने नॉर्मल का H2SO4 बनाना है, 5 नॉर्मल का। तो बनाएंगे हम उसी तरीके से जैसे हमने 2 नॉर्मल वाला बनाया था। कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था कि हमारे लैब में जो H2SO4 प्रेजेंट है वो कितने नॉर्मेलिटी का है, 36 नॉर्मल का है। तो 36 नॉर्मल का हम कितना वॉल्यूम लेके 2 नॉर्मल का 2000 ml बन जाए। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 111.1 ml, कि इसका हमें इतना अमाउंट लेना पड़ेगा इतने नॉर्मेलिटी का इतना वॉल्यूम बनाने के लिए। तो वही हम यहाँ पे 5 नॉर्मल पुट कर देंगे और यहाँ पे 2000 पुट करना है तो 2000, नहीं तो 1500 ml भी सफिशिएंट होता है। तो उससे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी। उस वॉल्यूम से फिर हम वो बना लेंगे, 1000 ml का मेजरिंग फ्लास्क ले लेंगे, एक 500 ml का मेजरिंग फ्लास्क ले लेंगे। ठीक है, बट हम उसमें डिवीजन नहीं कर पाएंगे कि हमें किसमें कितना डालना है। तो 2000 ml वाला ठीक है हमारे पास, क्योंकि उसमें इक्वल डिवीजन हो जाएगा। हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ एक मेजरिंग फ्लास्क में डाल देंगे और हाफ दूसरे 1000 ml वाले मेजरिंग फ्लास्क में डाल देंगे। ठीक है, तो दोनों से हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, डाइल्यूट 5 नॉर्मल H2SO4 का सॉल्यूशन आ जाएगा। उसको हम इसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, हमने 3 रीडिंग्स लेनी है जब तक हमारा एंड पॉइंट नहीं आ जाता। एंड पॉइंट हमारा क्या होगा, ग्रेजुअली सॉल्यूशन स्टार्टिंग में ग्रीन नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा और ग्रीन से वॉयलेट रेड हो जाएगा, वही हमारा एंड पॉइंट होगा। अब हमने देखनी है इसकी कैलकुलेशन अगेन मैंने बताया था आपको कि हमें उसके अकॉर्डिंग करनी है, जो मैंने आपको PDF शेयर भी की हुई है। ये हमने फेरस सल्फेट की कल डिस्कस की थी। मोहर सॉल्ट के लिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
hydrated molar salt divided by molecular weight of n hydrated molar salt is equal to strength of hydrated molar salt divided by strength of n hydrated molar salt. Now molecular weight of hydrated molar salt कितना होता है? 284 तो n hydrated का होता है और 18 हेक्स किसका molecular weight होगा? water molecules का. molecular weight of n hydrated molar salt कितना होगा? 284. स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड मोहर सॉल्ट कितनी होगी? हमने मोहर सॉल्ट का जो सोल्यूशन बनाया है वो कितनी स्ट्रेंथ का बनाया है? 19.5 डिवाइडेड बाय, हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे मोहर सॉल्ट की. मान लो कि वो N2 है, ठीक है, तो N2 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ एनहाइड्रेटेड मोहर सॉल्ट. तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 284, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है एनहाइड्रेटेड मोहर सॉल्ट का? 284 है. एन फैक्टर कितना है मोहर सॉल्ट के लिए? 1 है, क्योंकि मोहर सॉल्ट में जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 कन्वर्ट हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है. तो मॉलिक्यूलर वेट किस इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट की. 284 से 284 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी this one. This ultimately becomes the equivalent weight of hydrated salt minus equivalent weight of anhydrated salt. तो एक फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, बट एक्चुअल में हाइड्रेटेड सॉल्ट का जो इक्विवेलेंट वेट है हम वो एनहाइड्रेटेड सॉल्ट की नॉर्मेलिटी से तो नहीं निकाल सकते कितना, क्योंकि जो K2Cr2O7 से रिएक्ट किया है वो सॉल्ट किया है मोर सॉल्ट जो एनहाइड्रस है, ठीक है. तो ये हम ग्रेजुअली इसके इक्वल लिख देते हैं, बट अगर रियल में देखा जाए तो ये इसके इक्वल होगा नहीं. बट आप एज पर लैब मैनुअल चलेंगे तो आप ये ध्यान में रख लेना कि this is equal to equivalent weight of hydrated salt minus equivalent weight of anhydrated salt. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. तो सेम था ये एक्सपेरिमेंट जो कल हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, उसकी तरह ही था. हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है? इसकी पीडीएफ बना के मैं शेयर कर दूंगी. दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 9. 8 एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं और 8 एक्सपेरिमेंट्स की मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दी आप लोग को.